हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अर्शिया खान एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ग्रेविटेशन का हमने फर्स्ट लेक्चर देख चुका है। ग्रेविटेशन के फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को। सो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वी हैव सीन इन ग्रेविटेशन #1, दैट इज द लेक्चर जो हमने इससे पहले देखा है। ये दूसरा लेक्चर है इसका, जिसमें हम देखने वाले हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। So आज today we will talk about acceleration due to gravity। अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज जाकर के देख लीजिए, आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पूरा अच्छी तरीके से समझ आएगा और उसके तमाम प्रॉब्लम्स आप कर सकोगे। सो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमने देखा था, जो लॉ था अगर वो नहीं भी देखा है तो ये पूरा लेक्चर समझ आएगा, डोंट यू वरी। सो लेट्स टॉक अबाउट, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं न्यूटन्स लॉ को और फिर स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो न्यूटन्स लॉ में हमने क्या देखा था, दैट इज कोई भी दो ऑब्जेक्ट है उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। या आप उसको ऐसे लिखते हो कांस्टेंट लगा करके Gm1m2 अपॉन r²। और इसी तरीके से हमने देखा था अर्थ और किसी ह्यूमन के बीच जो फोर्स होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, वो होती है F इज इक्वल टू G, कैपिटल M दैट इज द मास ऑफ अर्थ एंड स्मॉल m दैट इज द मास ऑफ द ह्यूमन और कोई भी ऑब्जेक्ट, और अपॉन r² वेयर r इज द रेडियस ऑफ अर्थ। ओके, ये चीजें हमने फर्स्ट लेक्चर में देख चुके हैं। अब अभी के लेक्चर में हमको स्टार्ट करना है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो चलो स्टार्ट करते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है क्या, उसका पूरा कंसेप्ट आज हम पढ़ने वाले हैं। ऑल अबाउट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसका यूनिट, उसके डिफरेंट फॉर्मूलेज एंड एवरीथिंग अबाउट इट वी विल सी। एंड इन आवर नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह हम देखेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो सारी चीजें हम देखेंगे। सो चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर पहला नहीं देखा तो देख लो ताकि आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अगर नहीं भी देखा तो भी आपको ये लेक्चर समझ आएगा, लेकिन फिर भी आप देख लीजिएगा। ओके, तो आज हम प्रॉब्लम्स भी करेंगे जो नीट और JEE से रिलेटेड होंगे। सो चल लेक्चर में आखिरी तक बने रहो, प्रॉब्लम्स जमेंगे पूरे की पूरे। सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है क्या, उसको हम जाहिर करते हैं एक स्मॉल g से, छोटे से g से। अभी देखो अपने को पता है क्या चीज के कोई भी बॉडी है उसके अंदर क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये बताया है न्यूटन ने। इसको एक दफा साइड में रखते हैं और अभी इतना सोचते हैं कि अर्थ क्या कर रही है, ह्यूमन को एक फोर्स से अट्रैक्ट कर रही है। क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है, ये तो हम पहले से जानते हैं। यानी कि अर्थ किसी भी बॉडी पे जो अर्थ के ऊपर है उस पे एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रही है। क्या लगा रही है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रही है। वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी जो अर्थ किसी बॉडी पे लगाएगी, दैट इज force is equal to, you know about that is mass of the body into acceleration, mass into acceleration, जो हमने बेसिक क्लासेस में पढ़ रखा है। ओके, मास इंटू एक्सेलरेशन ये देखा है। सो इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल के कोई भी बॉडी पे अर्थ क्या कर रही है, एक अट्रैक्शन फोर्स लगा रही है। वो अट्रैक्शन फोर्स जो है दैट इज मास इंटू एक्सेलरेशन। यहाँ पे मास ऑफ द बॉडी तो होगा, बट एक्सेलरेशन की जगह क्या आएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्यों, क्योंकि अर्थ लगा रही है ग्रेविटेशनल फोर्स की तरह, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लेंगे। यहाँ पे F इज इक्वल टू ma की जगह यहाँ पे F इज इक्वल टू mg लेंगे। क्या लेंगे, mg, वेयर g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। सो इतना तो समझ आया कि क्या अर्थ क्या कर रही है, किसी बॉडी पे क्या कर रही है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रही है। सो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, दैट इज मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ पे जो एक्सेलरेशन लेंगे
वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लेंगे। ओके, क्लियर है यहाँ तक? सिंपल है, एकदम सिंपल जो हमने अब तक देखा है लॉस के अंदर। सो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके, मैं छोटा सा ड्रॉ कर देती हूँ यहाँ पे, वेट फॉर अ मोमेंट। हियर दिस इज अर्थ, दिस इज अ ह्यूमन, या कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो, वो क्या कर रही है, अर्थ एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रही है। दैट फोर्स is equal to mass of the body into acceleration. Here acceleration we are taking g, small g, where g is the acceleration due to gravity. Okay, what is g here? Acceleration due to gravity. Okay, now by law of gravitation, अब क्या है, अपने पास एक लॉ भी है ग्रेविटेशन का, जो न्यूटन्स लॉ हमने देखा है। बाय लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सो बाय लॉ ऑफ ग्रेविटेशन न्यूटन ने क्या बताया है? सर न्यूटन ने बताया है कि कोई भी दो बॉडी के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, कोई भी दो बॉडी, ही नेवर टोल्ड के अर्थ और ह्यूमन के बीच ही या अर्थ और किसी ऑब्जेक्ट के बीच ही, पूरे यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट है उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है? दैट इज g, मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, मास ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। ओके, ये है, हमने अर्थ और किसी ऑब्जेक्ट के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिया था F इज इक्वल टू जी, कैपिटल M दैट इज मास ऑफ अर्थ, स्मॉल m मास ऑफ दैट बॉडी एंड r square, capital R square, that is the radius of the earth, that is the radius of the earth we have taken. Okay, यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है। अभी देखो गौर से, क्या चीज, पहले मैंने बोला कि यहाँ पे जो अर्थ है, अर्थ क्या कर रही है, किसी भी बॉडी को जब अट्रैक्ट कर रही है वो फोर्स क्या होगी, मास इनटू एक्सेलरेशन होगी। यहाँ पे एक्सेलरेशन, हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लेंगे। एंड सेकेंड थिंग हमने देखा बाय लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कि किसी भी दो ऑब्जेक्ट, किसी भी दो बॉडीज के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, दैट इज कांस्टेंट। ओके, इनटू mass of first object, mass of second object and distance between them, या distance between their centers. So here we have taken that only कि F is equal to capital G constant, M first object that is mass of earth, small m mass of that body and r square that is a radius of earth. Okay, clear? तो ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन, एंड ये हो गई सेकेंड इक्वेशन के दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना है। अब अपने को पता है क्या होगा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दिस टू इज इक्वल टू फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन दिस टू, है ना। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दिस टू इज इक्वल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन देम। सो एक्सर्टेड फोर्स बाय द अर्थ, क्या करिए, अर्थ जो एक्सर्ट कर रही है फोर्स, ये इतनी है, एक्सर्टेड फोर्स है। ये कौन सी फोर्स है, एक्सर्टेड फोर्स है। कौन सी है, एक्सर्टेड। और ये क्या है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। ये क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। सो एक्सर्टेड फोर्स इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ले ले यहां पर, एक्सर्टेड फोर्स इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स। आ रही है बात समझ, क्या बोल रही हूं, थिंक अबाउट इट। क्या चीज है यहाँ पे, दैट इज ओनली वन थिंग कि अर्थ क्या कर रही है, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स एक्सर्ट कर रही है वो एक्सर्टेड फोर्स है, मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, दिस इज द एक्सर्टेड फोर्स। नाउ बाय द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वी हैव सीन, क्या ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है वो क्या होती है, Gmm अपॉन आर स्क्वायर। ओके, हियर क्या होगा, एक्सर्टेड फोर्स इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स, एक्सर्टेड फोर्स इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स। बस वो रख दिया और कंपेयर कर दिया फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को, क्या हो जाएगा, mg दिख रहा है नीचे का, वेट फॉर अ मोमेंट, दिख रहा है। ओके, चलो, सो mg इज इक्वल टू Gmm अपॉन आर स्क्वायर, Gmm अपॉन आर स्क्वायर। ओके, क्लियर है। नाउ ये जो मास है
ये बॉडी का ही मास है, ये कैंसल, ये कैंसल। सो व्हाट इज द फॉर्मूला? यहाँ पे क्या फॉर्मूला निकल के आया? जी का फॉर्मूला निकल के आया है G इज इक्वल टू GM अपॉन आर स्क्वायर। जी का फॉर्मूला क्या निकल आया? G इज इक्वल टू GM अपॉन आर स्क्वायर। समझ आया? सिंपल था। क्या चीज हम बोल रहे थे कि एक्सर्टेड फोर्स है अर्थ जो किसी भी बॉडी के ऊपर लगा रहा है, वो एक्सर्टेड फोर्स क्या होगा? F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन हम लेते हैं, बट यहाँ पे मास इंटू एक्सेलरेशन के बजाय यहाँ पे हम जो ले रहे हैं वो क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन हो रहा है। ओके, नाउ सेकेंड थिंग हमने देखा बाय लॉ ऑफ ग्रेविटेशन F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। वी हैव टेकन दैट वन। सो यहाँ पे m1 मास ऑफ अर्थ है, स्मॉल m mass of the body, r square radius of the earth. Then exerted force is equal to gravitational force, where mg is equal to gmm upon r square. Then this m is cancelled. Now g is equal to gm upon r square. ये क्या आ गई? Value of g. This is the value of g. Okay, so आगे बढ़े। अब value of g क्या होती है? वैरी करती है। क्यों वैरी करती है? चलो हम देखते हैं कुछ कंडीशंस उसके। We will take about the conditions of variation of G. उससे पहले see here. What I have told कि ये दोनों के बीच जो force of attraction है वो सब हमने देखा। तो यहाँ पे G आ गई, G की वैल्यू GM अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे M क्या है? M इज इक्वल टू मास ऑफ अर्थ है, और R क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ। आर क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ। आर इज रेडियस ऑफ अर्थ। सो एंड जी इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ओके, ये सारी चीजें हैं। अगर ये सारी चीजें पर्टिकुलरली तुम रखोगे तब जा करके आपकी जी की वैल्यू क्या आने वाली है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। या फिर आप इसको लेते हो किसके लिए? प्रॉब्लम्स के लिए। फॉर प्रॉब्लम्स सॉल्विंग 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब वैल्यूज आपको क्या क्या रखनी है? जी की वैल्यू क्या है बोलो? What is the value of G? 6.67 into 10 raised to minus 11 Newton meter square per kg square. Then what is the value of mass of Earth? कई बुक्स में आपको दिया जाता है 5.99 समथिंग होता है, बट फॉर कैलकुलेशन फॉर बेटर प्रॉब्लम सॉल्विंग वी विल टेक दैट इज 6 into 10 raised to 24 kg। कितना है मास ऑफ अर्थ? 6 into 10 raised to 24 kg, and radius of earth is 6.4 into 10 raised to 6 मीटर। या फिर आप इसको लेते हो कैसे? दैट इज 6400 किलोमीटर। राइट, 6400 किलोमीटर। सो ये सारी वैल्यूज अगर आप रखोगे तो जी की वैल्यू आने वाली है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या फिर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हम रख करके देखते हैं एंड देन सॉल्विंग करते हैं। सो सिंपल है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर जी? अपन ने जो डिराइव किया दैट इज जी इज इक्वल टू GM अपॉन आर स्क्वायर, वेयर m इज द मास ऑफ अर्थ, r इज रेडियस ऑफ अर्थ एंड g इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, वेयर g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आती है। कब? जब आप ये सारी वैल्यूज एज इट इज ऐसी ही रखोगे, यानी कि g इज इक्वल टू यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट तो हर जगह कांस्टेंट होगा, m मास ऑफ अर्थ रखा, रेडियस ऑफ अर्थ रखा। क्लियर है? तो तब ये वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड आएगी। अदरवाइज इट विल चेंज, यानी कि अगर आप r चेंज करोगे, यानी कि अगर आप अर्थ सरफेस पे हो तो वैल्यू g की कितनी होगी? 9.8 मीटर पर सेकेंड।
अगर आप सरफेस से थोड़ा सा ऊपर गए वहां पे चेंज होगी, नीचे गए तो चेंज होगी। ये वेरिएशंस के बारे में हमको एक पर्टिकुलरली लेक्चर लेना है अलग से, सो वी विल टॉक अबाउट दैट लेटर, बट नाउ सी। चलो वैल्यूज रख करके देखें, वैल्यूज रखते हैं, मिटाओ ये, थोड़ा सा नोट कर लो, इजी है, इतना हार्ड नहीं है। See about it. That is a value of g is equal to 6.67 into 10 raised to minus 11 Newton meter square per kg square into mass of earth, where mass of earth कितना है बोलो, 6 into 10 raised to 24 kg, kg भी क्यों लिखना, चल सो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज, g is equal to ओके नीचे क्या आएगा 6.4 इंटू 10 रेज टू 6 का स्क्वायर, आर स्क्वायर है ना, g इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर है। सो ये पूरा सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या आएगा आंसर, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो एक फॉर्मूला हमने देख लिया जो g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था, दैट इज g इज इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। तो हमेशा याद रखो 9.8 मीटर पर सेकेंड कहाँ आ रहा है, जी एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर। ओके, m और r चेंज हो सकते हैं अगर आप डेप्थ में जाओगे अर्थ के, या आप हाइट पे जाओगे। ओके क्लियर है, आगे बढ़े। अब थोड़े से अलग फॉर्म में हम इसको देखेंगे, डेंसिटी के फॉर्म में हम देखेंगे g का फॉर्मूला। सो सी हियर, चलो मिटाओ ये, g का फॉर्मूला इन द फॉर्म ऑफ डेंसिटी। सो सबसे पहले देखो अपने पास g का फॉर्मूला क्या है, ओ सॉरी दैट इज इंक गिर गई। G is equal to, what is the formula here? G is equal to G M E upon R E का स्क्वायर। ओके, इसको इस इक्वेशन स्टार दे दो। चलो, सो हियर मास ऑफ अर्थ इज इक्वल टू, मास ऑफ अर्थ या कोई भी मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। ठीक है, अपने को डेंसिटी के फॉर्म में क्या करना है, इसको रखना है, क्यों तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे बनते हैं डेंसिटी के फॉर्म में आते हैं, तो वहां कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, दैट्स व्हाई। सो मास ऑफ अर्थ इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अभी अर्थ क्या है, स्फेयर है, स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, बोलो 4/3 पाई आर क्यूब। क्लियर है। नाउ डेंसिटी ऑफ अर्थ इज रो, दैट इज मास ऑफ अर्थ को आप ऐसे भी लिख सकते हो 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो। ओके क्लियर है, या आप, मैं इसको इजीली बना करके बताती हूँ, 4/3 पाई रो आर क्यूब। क्लियर है, आगे बढ़े। स्टार में इसकी वैल्यू पुट करना है, पुट द वैल्यू ऑफ मास ऑफ अर्थ इन द इक्वेशन स्टार। चलो, सो g इज इक्वल टू g इंटू सॉरी g बाय आर स्क्वायर वैसे ही रख लेते हैं बाजू में, आर स्क्वायर इंटू 4/3 पाई रो आर क्यूब। क्लियर है, सॉल्व कर ले, सिंपल है, सिंपल इसमें ला ले इसको 4/3 आर ई स्क्वायर, यहाँ पे क्या है आर ई का क्यूब। ओके, रेडियस ऑफ अर्थ ही होगा ना यहाँ पे, सो रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, रेडियस ऑफ अर्थ का क्यूब, ये पूरा कैंसिल और ये क्यूब कैंसिल, यानी कि आर ई, एक आर ई ऊपर बचा, 4/3 जी पाई रो आर ई। समझ आया, समझ आया, दैट इज g इज इक्वल टू 4/3 g पाई रो आर ई। ये सेकेंड फॉर्म आ गया g का, यानी कि g के लिए आप ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, अलग अलग आपके जो जरूरत है जिस फॉर्मूले की, जो क्वेश्चन में आप वो उसमें यूज कर सकते हो। ओके क्लियर है। सो हियर g इज इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर एंड
g इज इक्वल टू 4/3 g पाई रो आर ई। क्लियर है? आगे बढ़े, चलो बढ़ते हैं आगे। क्या किया? मास ऑफ अर्थ इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम क्या होता है? स्फेयर का वॉल्यूम ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि अर्थ इज स्फेरिकल। ओके, ले रहे हैं यहाँ पे 4/3 पाई आर ई का क्यूब इनटू डेंसिटी। बिठाओ। तो जी के अपने को दो फॉर्मूले मिले। एक तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर, एंड सेकेंड फॉर्मूला मिला हमको जी इज इक्वल टू 4/3 पाई रो जी आर ई। ओके, क्लियर है? क्लियर है? इसको भी स्टार इक्वेशन दे दो। ओके, तो यहां तक हुआ। अब हम क्या देखेंगे? कुछ अजम्पशंस देखेंगे, कुछ चीजें देखेंगे कि जी की वैल्यू कब चेंज होगी, जी की वैल्यू में क्या, किस पे डिपेंड करती है, क्या चीज पे। दो फॉर्मूले तो अपन ने डिराइव कर लिए कि कौन से इस पे डिपेंड करेगी, फॉर्मूलाज क्या बनेंगे। अब हम देखते हैं कुछ पॉइंट्स, कुछ कैरेक्टरिस्टिक, कुछ चीजें देखते हैं। चलो स्टार्ट करें। करते हैं। वैल्यू ऑफ जी डिपेंड्स ऑन, बोलो किस किस पे डिपेंड कर रही है? डिपेंड्स ऑन, जी तो कांस्टेंट है, इसको नहीं लेंगे। ओके, मास ऑफ अर्थ, वैल्यू ऑफ जी डिपेंड्स ऑन एम ई दैट इज इक्वल टू मास ऑफ अर्थ। सेकेंडली आर ई का स्क्वायर या आर ई भी ले सकते हो आप, आर ई रेडियस ऑफ अर्थ। क्लियर? देन 4/3 पाई रो, व्हाट इज रो? रो इज द डेंसिटी ऑफ अर्थ। जी ऑल्सो कांस्टेंट। ओके, इस पे डिपेंड नहीं करता, क्यों तो हमेशा वैल्यू जी की वही रहने वाली है, आर ई दैट इज हमने ले लिया रेडियस ऑफ अर्थ। यानी कि वैल्यू ऑफ जी डिपेंड्स ऑन मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ एंड डेंसिटी ऑफ अर्थ। ओके, इन सारी चीजों पे वैल्यू ऑफ जी डिपेंड्स करती है। अगर वैल्यू, इसकी वैल्यू बदलेगी, मास ऑफ अर्थ चेंज होगा, तो वहां पे जी की वैल्यू भी बदल जाएगी। आर ई स्क्वायर चेंज होगा, यानी कि अगर रेडियस बढ़ गया तो भी वैल्यू में चेंज आएगा, एंड घट गया तो भी वैल्यू में चेंज आएगा। एंड डेंसिटी, अबाउट द डेंसिटी, डेंसिटी के लिए हमको लेना है डेप्थ के अंदर। आप बोलोगे कि डेंसिटी कैसे चेंज होगी जब हम डेप्थ के अंदर जाएंगे, देखेंगे। ओके, क्लियर है? तो ये सारी चीजें हो गई। अब देखो, अब दूसरा अजम्पशन हम इसका लेते हैं। ये क्लियर है? दूसरा अजम्पशन लेते हैं। क्या अजम्पशन लेना है? प्रॉब्लम्स भी करने हैं हमको। ग्रेटर द वैल्यू ऑफ सी, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ m अपॉन आर स्क्वायर। इक्वेशन 1 में देखो, एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, अगर इसकी वैल्यू बड़ी होगी तो जी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। सिंपल है। सो ग्रेटर द वैल्यू ऑफ m अपॉन आर स्क्वायर और रो आर ई, मैं इसको ऐसे फॉर्म में लिखती हूँ ताकि आपको समझ आए। जी तो कांस्टेंट है, 4/3 पाई जी कांस्टेंट है, रो आर ई, ये दोनों चीजें पे क्या होने वाली है? वो डिपेंड करने वाली है। तो ग्रेटर द वैल्यू ऑफ, यानी कि m अपॉन आर ई स्क्वायर की वैल्यू बड़ी रही तो, एंड रो आर ई की वैल्यू बड़ी रही तो, सो ग्रेटर द वैल्यू ऑफ m अपॉन आर स्क्वायर या फिर रो आर, ग्रेटर विल बी द वैल्यू ऑफ g, ग्रेटर विल बी द वैल्यू ऑफ g, g की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ग्रेटर विल बी द वैल्यू ऑफ g, that is small g, acceleration due to gravity. Okay, then second thing, acceleration due to gravity is a vector quantity. क्या है? vector quantity, direction towards the
सेंटर ऑफ द अर्थ, यानी कि सेंटर ऑफ अर्थ पे डिपेंड करती है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ, सॉरी गोल नहीं बना, चल दिस इज अर्थ, ओके, ये क्या है, ह्यूमन है। क्या हो रहा है, कोई भी ले लो, ह्यूमन मैं लेती हूँ, क्यों, तो समझने के लिए। ये क्या होने वाली है, हमेशा अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होने वाली है, सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होने वाली है। सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्या है, वेक्टर क्वांटिटी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। ओके, एक्सेलरेशन दिख रहा है ना नीचे का। चलो मैं सिंपल ले लेती हूँ, जी is a vector quantity, is a vector quantity। जी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। व्हाट इज द सेकेंड पॉइंट, जी इज द वेक्टर क्वांटिटी। ओके, इट्स डायरेक्शन ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द प्लैनेट। कोई भी प्लैनेट पे अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लोगे तो वहां पे उसका जो डायरेक्शन होगा वो हमेशा क्या होगा, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। द ओके, वेट फॉर अ मोमेंट, ये मिटा ही देती हूँ मैं, ये पॉइंट को थोड़ा अच्छे से लिखेंगे हम। ओके, थोड़ा सा ध्यान दो। ग्रेटर विल बी द वैल्यू ऑफ मास me अपॉन आर ई स्क्वायर एंड रो आर ई, दैट विल बी क्या हो जाएगा, जी की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। एंड मैंने क्या बोला, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज द वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर समझता है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो भी पढ़ेंगे हम। आप लोग कमेंट किया करो कि आपको कौन से चैप्टर पे वीडियो चाहिए, वी विल डू अबाउट दैट। कौन सा हट जाता है, क्या चीज चाहिए, वो चीज देखेंगे। कमेंट्स मुझे बहुत पसंद आते हैं, अगर आप लोग कमेंट्स करते हो मतलब आप एक्टिविटी शो कर रहे हो। ओके, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इज अ, क्या करो कमेंट, लाइक करो, शेयर करो प्लीज, सब्सक्राइब करो, नहीं सब्सक्राइब किया है तो अभी तक। आप जो वीडियो बोलोगे, जिस टॉपिक पे बोलोगे उस टॉपिक पे इंशाल्लाह मैं ट्राई करूंगी बनाने का वीडियो, हर स्टूडेंट्स के हिसाब से। जो हार्ड जाता है, जो चीज मुश्किल लगती है, ऑलवेज टूवर्ड्स द क्या, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डायरेक्शन उसका क्या होता है, डायरेक्शन इज ऑलवेज टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, सेंटर ऑफ द अर्थ। Okay, okay, so acceleration due to gravity is a vector quantity, direction always towards the center of the earth. Okay, now इसके आगे और एक पॉइंट देखें, that is the dimension of acceleration due to gravity। acceleration due to gravity का डायमेंशन क्या है, जैसे हमने कांस्टेंट का निकाला था ना पिछले लेक्चर में, वैसे ही अगर पिछला नहीं देखा है तो प्लीज जा करके देख लो। डायमेंशन क्या होगा इसका, L1 t⁻²। What is the dimension of acceleration due to gravity, L1 t⁻²। ओके, सो ये सारी चीजें हैं। अब हम देखेंगे सिंपली, मैं एक छोटा सा रिवाइज कर लेती हूँ। जी क्या है, जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। हमने क्या देखा, हमने देखा कि जी क्या होती है, जी फॉर एग्जाम्पल अर्थ क्या कर रही है, किसी भी बॉडी के ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट कर रही है, वो एक्सर्टेड फोर्स क्या है, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। यहाँ पे मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ले रहे हैं, और हमको ये पता है न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से कि F इज इक्वल टू क्या होता है, G अपॉन आर स्क्वायर। हमने दोनों को कंपेयर किया और G की वैल्यू ला ली, दैट इज G अपॉन आर स्क्वायर। ये वैल्यूज रखने पर अपने G की वैल्यू आई है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आप प्रॉब्लम्स में रखते हो। ओके, फिर हमने मास ऑफ अर्थ को क्या किया, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी के फॉर्म में रख करके ये फॉर्मूला लाया, दैट इज 4/3 पाई जी रो आर ई। ओके, और इसके बाद कुछ पॉइंट्स देखे हैं, क्या चीज के वैल्यू ऑफ जी किस किस पे डिपेंड करती है, मास ऑफ अर्थ पे, रेडियस ऑफ अर्थ पे एंड डेंसिटी ऑफ अर्थ पे डिपेंड करती है।
अगर मास me/re² की वैल्यू ग्रेटर होगी तो g की वैल्यू भी बढ़ जाएगी, और ρre की वैल्यू भी ज्यादा होगी तो g की वैल्यू भी ज्यादा होगी। अब ये re बढ़ेगा क्यों और मास ऑफ अर्थ बढ़ेगा क्यों, वो वेरिएशन ऑफ g जो अगला लेक्चर हम देखने वाले हैं उसमें देखेंगे। देन उसके बाद हमने देखा कि डायरेक्शन, ये क्या है, g इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसका डायरेक्शन हमेशा सेंटर ऑफ द अर्थ पे होता है, एंड डायमेंशन इसका L1T⁻² होता है। ओके, लास्ट पॉइंट अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक, कुछ आखिरी पॉइंट है, क्या है कि वेरिएशन होता है g के अंदर, यानी कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है वो क्या होती है, वेरी करती है। क्यों वेरी करती है और किन किन पॉइंट्स पे वेरी करती है, देखो, वेरिएशन इन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, variation in the acceleration due to gravity, वेरिएशन कब कब होते हैं, वेरिएशन इन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि g की वैल्यू कब कब वेरी करती है, कहाँ वेरी करती है, तो सबसे पहले है हाइट अबाउ द अर्थ सरफेस, हाइट के ऊपर, हाइट अबव द अर्थ सरफेस, यानी कि जैसे जैसे आप अर्थ से ऊपर जाओगे हाइट बढ़ेगी तो वहां पे वैल्यू g की वैल्यू चेंज होगी। अर्थ सरफेस, हाइट अबव द अर्थ सरफेस। देन सेकेंड इज द डेप्थ बिलो द अर्थ सरफेस, ओके, डेप्थ बिलो द अर्थ सरफेस। एंड थर्ड थिंग इज द शेप ऑफ द अर्थ, वहां पे भी शेप अगर चेंज हो रहा है तो वहां पे रेडियस चेंज होगा, तो वहां भी वेरी करेगी शेप ऑफ द अर्थ, शेप ऑफ द अर्थ। एंड एक्सियल रोटेशन, यानी कि जब रोटेशन होता है अर्थ का तब भी वो क्या करती है, चेंज होती है, वैल्यू वेरी करती है। क्लियर है? सो समझ आया क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, g इज इक्वल टू GME/re² है, और उसका सेकंड फॉर्मूला G4/3 πg ρre है। ओके, थोड़ा सा नहीं समझ आया तो आप वीडियो को रिवाइंड कर करके देखना। इसके बाद हम देखने वाले हैं प्रॉब्लम्स। ये जो वीडियो है बहुत बड़ा हो जा रहा है तो इसको यहाँ पॉज करेंगे, एंड देन सेकेंड में हम देखेंगे कुछ प्रॉब्लम्स, 5-6 प्रॉब्लम्स है जो आपके नीट और JEE के लिए हेल्पफुल हैं बहुत ज़्यादा। सो आपको वो प्रॉब्लम्स भी करने हैं। ये समझ आया है, नहीं समझ आया वीडियो को रिवाइंड करो, फिर से देखो। क्लियर है? ओके, सो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम प्रॉब्लम्स देखेंगे। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग, और सेकेंड वीडियो ज़रूर से देखना, लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ जिनको इससे हेल्प होगी, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना। क्लियर है? ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग प्लीज़।